हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा सेंटर। तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव वीडियो सीरीज का एंशिएंट हिस्ट्री का यह 7वां चैप्टर होगा, ठीक है, जिसमें उत्तर गुप्त काल के सभी प्रश्नों को हम कवर करेंगे। ये पीसीएस लेवल तक के सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो सीरीज इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर वंश का संस्थापक और अंतिम राजा जब आप पढ़ेंगे तो जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है थानेश्वर में वर्धन वंश का संस्थापक, आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यभूति वर्धन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपको मिलाने के लिए राज्य और उसकी राजधानी, महत्वपूर्ण है। वर्धन की राजधानी थानेश्वर थी, मौखरी की कन्नौज, वकाटक का पुरिका और मैत्रेय का बल्लभी। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन, ये आपका राजवंश और उसके संस्थापक से जुड़ा हुआ है। तो हमने पहला क्वेश्चन देखा, वर्धन राजवंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। तो ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 हम देखेंगे अगर ऑप्शन में, तो ए और डी ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, वो बी और सी में ही होगा। मौखरी वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो यह था आपका ईशान वर्मा, ठीक है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा बी, ठीक है। वकाटक का संस्थापक हो जाएगा विंध्य शक्ति और मैत्रेय का हो जाएगा भट्टारक। चौथा देखिए, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की, उसने उसकी राजधानी कहां पर बनाई थी? ठीक है, तो कदम्ब का राजधानी कहां पर था? बैजयंती या बनवासी, आंसर सी होगा। ध्यान से देखते चलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन जो कि एसएससी के द्वारा पूछा गया है। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण है। क्या है? निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ऑप्शन आप देख रहे हैं, कनिष्क, अशोक, बिंबिसार और हर्षवर्धन। तो इसमें से लेखक जो था वह कौन था? हर्षवर्धन था, आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला है हर्षचरित्र के लेखक, काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी बीपीएससी और हर परीक्षा में ये पूछा जाता है, रट जाइए इसको, हर्षचरित्र बाणभट्ट, हर्षचरित्र बाणभट्ट। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हर्षचरित्र के समय में कौन सा चीनी यात्री जो है भारत आया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप देख रहे हैं हर बोर्ड के द्वारा इसको पूछा गया है। तो हर्षवर्धन जो है वह आया था, के समय में आने वाला चीनी यात्री था हेनसांग, ऑप्शन डी सही होगा। अब हम बढ़ेंगे 8वां क्वेश्चन की ओर। क्या है? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन बोल रहा है पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किसने किया? तो आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन 1। 9वां प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता था, यानी सेकंड अशोक? ऑप्शन में है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त या हर्षवर्धन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। बाणभट्ट किस सम्राट के राज्य दरबारी कवि थे? बाणभट्ट रहा करते थे किसके राज्य दरबार में? हर्षवर्धन, आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है 11वां, हर्षवर्धन एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो युद्ध हुआ उसका जानकारी कहाँ से मिल रहा है? एहलोल अभिलेख, हाथी गुम्फा, विषखेड़ा या हिंसार के वर्णन से। तो आंसर हो जाएगा एहोल अभिलेख से। नेक्स्ट है 12वां, प्रतापशील हुन हरिण केसरी महाराज धीराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? 12वां का आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा प्रभाकर वर्धन। 13वां है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो हर्षवर्धन जो है अपना राजधानी पहले थानेश्वर था और बाद में उसको चेंज कर देता है, कहाँ पर? कन्नौज, आंसर सी हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, शक्लोत्तरा पंथ किसे कहा गया? तो ये हो जाएगा बी, हर्षवर्धन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, हेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा? शिलादित्य चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या हर्षवर्धन में बोल रहा है कि हेनसांग की इसको जो है शिलादित्य कहा। तो पीछे हमने देखा
हिंसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासन के काल के समय में, तो ज़्यादा चांस है कि उसी के बारे में कहेगा। यहाँ पे आंसर भी वही हो जाएगा, डी। तो इस तरह के से चीज़ों को आप रिलेट करके पढ़िएगा, आपको जीएस आसान लगने लगेगा और याद रख पाएंगे। ठीक है, जब भी आप पढ़ें तो उससे जुड़ा हुआ तथ्य और भी पढ़ें। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश के हास्य के पश्चात यानी उसकी विनाश के बाद, समाप्ति के बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन जो है किस ने किया? चालुक्य, राजपूत, हर्षवर्धन या शक? आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? क्या होगा आंसर? शशांक, ऑप्शन ए। 18वां देखिए, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया? पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को कौन सा नदी के किनारे हराया था? महानदी, ताप्ती, नर्मदा या गोदावरी? आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19वां। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर पूछ रहा है। पाटलिपुत्र, उज्जैन, कनौज या थानेश्वर? आंसर हो जाएगा सी, कन्नौज। हर्ष की जीवनी काफ़ी आसान, हर्ष चरित्र जो है हर्ष की जीवनी है और वह लिखा गया था किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ पर किया करता था? मथुरा, प्रयाग, बनारस या पेशावर में? आंसर होगा प्रयाग में। 22वां क्वेश्चन देखिए क्या है। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर जो है वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? किसका विवाह? हर्षवर्धन की बहन जिसका नाम था राजश्री, उसका विवाह किसके साथ हुआ? ऑप्शन को ध्यान से देखिए। शक शासक, बकाटक नरेश, मौखरी नरेश या मैत्रक नरेश? तो ये आंसर होगा बी, मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से जो है राजश्री की शादी हुई थी। 24वां, हर्षवर्धन की अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की? तो ये हो जाएगा गौड़ नरेश शशांक ने। राज्यवर्धन की हत्या आंसर होगा गौड़ नरेश शशांक। 25वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कनौज ले गया? पीछे हमने पढ़ा कि हर्षवर्धन जो है था अपना राजधानी थानेश्वर से कनौज किया। सेम क्वेश्चन यहाँ पे जो है अलग ढंग से पूछा है कि थानेश्वर से कनौज कौन अपनी राजधानी किया? तो आंसर होगा हर्षवर्धन। कनौज किस प्रदेश में स्थित है? यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा या पंजाब? तो वर्तमान समय में कनौज कहाँ पर है? यूपी में है। 28वां देखिए, हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? बीपीएससी ने इसको पूछा था। आंसर होगा बी, मथुरा। 29वां है, कवि बाणभट्ट निवासी था? थानेश्वर का, पाटलिपुत्र का या भोजपुर का, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हर्षवर्धन के समय में बाणभट्ट रहा करता था, तो जहां हर्षवर्धन रहेगा वहीं तो बाणभट्ट रहेगा। यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, थानेश्वर। 30वां देखिए, नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद, बाणभट्ट, हर्षवर्धन, विभूति या भास? बीपीएससी ने इसको पूछा। तो नागानंद का जो राइटर है वह था हर्षवर्धन। अगला देखिए, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, कहाँ पर? ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को। बोल रहा है कि 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन हर्षवर्धन ने कहाँ पर किया था? तो यह जगह कन्नौज और प्रयाग में। 32वां देखिए, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शी नाटकों के नाटककार। तो अभी हमने 30वां क्वेश्चन पढ़ा, यहाँ पे देखिए कि नागानंद के रचनाकार हर्षवर्धन थे, तो यहाँ पे भी तो वही होगा, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिनी, तीनों के तीनों लिखा गया किसके द्वारा?
हर्षवर्धन के द्वारा। ऑप्शन डी जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं 33वां क्वेश्चन की ओर। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? प्रभाकरण, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन या शशांक? ठीक है, बोल रहा है गुर्जर को जो है किस शासक ने पराजित किया, हराया? तो ये हो जाएगा आपका हर्षवर्धन। आज भी भारत में हेन सांग को याद करने का मुख्य कारण? बहुत ही आसान सवाल। हेन सांग को आज भी भारत में याद किया जाता है, उसका कारण है कि यह सीयू की रचना की थी। हर्षवर्धन की विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो ये हो जाएगा बतापी। अगला है, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। बल्लभी नरेश का नाम क्या था? आंसर होगा ध्रुवसेन द्वितीय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। टोटल इस चैप्टर में जो है 54 क्वेश्चन है, ध्यान से देखते रहिए। क्या है? 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? 641 ईस्वी में, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को। तो हेन सांग जो आया था ना वो भारत, वो 641 ईस्वी के आसपास में ही आया था। तो उस समय भारत का राजा कौन था? हर्षवर्धन। तो अब हर्षवर्धन ही तो भेजेगा, तो आंसर डी होगा। 38वां देखिए, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरने के बाद पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का नाम क्या है, जिसने हर्ष की मृत्यु के बाद तुरंत जो घटनाक्रम हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? तो ये हो जाएगा वांग ह्वेंगसेन। 39 नंबर देखिए, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछता है कि कौन सा चीनी यात्री को यात्रियों का राजकुमार या वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है? फान, हेनसांग, इत्सिंग? इसमें से आंसर क्या होगा? हेनसांग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हेनसांग जब भारत आया तो कितने वर्षों तक रहा था? लगभग जो है वह इंडिया में 14 वर्ष तक रहा। 41वां है, हेन सांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? तो ये आंसर होगा कन्नौज में। अगला है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय, अभी भी कुंभ मेला लगता है तो इसका जो श्रेय है वह दिया जाता है किसको? हर्षवर्धन को ही। आगे देखिए 43वां क्वेश्चन, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? तो अभी तक हमने पढ़ा कि उनको हराने वाला एकमात्र शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। इसका मतलब उसी ने रोका, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला है 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों का आय दान स्वरूप दिया था? ये भी बहुत बार पूछता है कि 100 ग्रामों का जो आय है वह दान के रूप में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने दिया था? क्या होगा आंसर? मौर्य, चंद्रगुप्त 1, 2 या हर्षवर्धन? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला है, मिलाने के लिए रचनाकार और रचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, उसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रट जाइएगा। हर्षचरित कादंबरी हर्षवर्धन ने लिखा, नैतिक, श्रीकांत शक, भक्ति शक ये सभी भारतहरि ने, सूर्य शतक मयूर के द्वारा और प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद भानभट्ट ने लिखा। ऑप्शन गलत मिस्टेक हुआ, हर्षचरित्र तो भानभट्ट ने लिखा था ना, हर्षचरित्र और कादंबरी दोनों भानभट्ट ने लिखा, यानी ए का 4 हो जाएगा। नीति शक ये भारतहरि ने लिखा, सूर्य शतक मयूर ने लिखा और प्रियदर्शिका और रत्नावली नागानंद ने सभी हर्षवर्धन लिखा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये होगा, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था। आंसर हो जाएगा कालिदास। अगला मिलाने के लिए है कथन और कारण। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया था, ये तो सही बात है। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली का कुछ संशोधन के साथ अपनाया, ये भी सही है। तो आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, कथन कारण दोनों सही और एक्सप्लेनेशन भी सही। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि कौन सही सुमेलित है। ध्यान से देखिएगा, कौन सही सुमेलित है। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था, सही है। सिंहानंद महासेनापति, ये भी सही। कुंतल जो है अश्व सेना का सेनापति, ये भी सही। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन की बात करेंगे तो यह कह रहा है कि किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज हैं, इन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार और भारतीय जो है स्वच्छता प्रेमी होता है। ऐसा किसने कहा था। मेगास्थनीज, फुहान, हिंसा या इत्संग। यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा वह होगा हिंसा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अग्रहर का अर्थ। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन को चारों। बोल रहा है कि अग्रहर का अर्थ क्या होता है। तो ये हो जाएगा ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। 51 है घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग किसके लिए होता था। यह होगा खेत की सिंचाई के लिए। नेक्स्ट देखिए 53 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ। एरीपति का मतलब जो है वह क्या होता है, जलाशय की भूमि। हर्षकाल के समय भू राजस्व की सीमा कितनी थी। तो यह हो जाएगा 1/6 से लेकर के 1/10। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, मौखरी शासकों की राजधानी। पीछे हमने पढ़ा था इसको, मिलान करने वाला था यदि आपको याद होगा तो ये जो है आंसर हो जाएगा कन्नौज। ठीक है, तो ये चैप्टर समाप्त होता है। चैनल पे नए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर के नाम से, उसको टेलीग्राम में सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।